नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुडिशियल अकेडमी में। एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न सेक्शन नंबर 12 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। एंड अब तक हम कर चुके हैं सेक्शन 11 तक की क्लासेस। ये है आपकी सेक्शन 12 पर क्लासेस। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। थोड़ा टेक्निकल है नेचर में, तो फोकस करके कीजिएगा इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन 12 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। Now this section or upcoming sections are very important for your prelims as well as for your mains. I have told you once and again that sections of limitation act are interconnected. So you cannot afford to leave any of the sections. जितने भी sections हैं limitation act के, वो सारे आपस में interconnected हैं और आप ये afford कर ही नहीं सकते हैं कि उसको आप छोड़ें, किसी एक को भी छोड़ेंगे तो, क्योंकि एक से दूसरा लिंक्ड है फिर भी काफ़ी हद तक। एक ही प्रॉब्लम में वो आपको कई सारे सेक्शंस मिक्स करके प्रॉब्लम दे सकते हैं। एग्जामिनर कैन गिव यू सो मैनी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सो मैनी सेक्शंस, सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन इज मस्ट फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन 12. व्हाट इट सेज इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन। तो प्लीज हाईलाइट these words: any suit, appeal or application. These three keywords are very important for this. जो हाईलाइट नहीं कर सकते वो राउंड कर सकते हैं अपने बैरक में। तो these three words are very important: any suit, appeal or application. तो this section 12(1) section 12(1) is important, is applicable in case of any suit, appeal or application. And please try to understand, please keep it in mind कि लिमिटेशन एक्ट में जनरली दे आस्क यू द क्वेश्चंस फ्रॉम द ओनली वन पॉइंट, दैट व्हाट इज दैट, वेदर सेक्शन 12(1) इज एप्लीकेबल ऑन एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन। आपको ये याद ही रखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन अपील के लिए एप्लीकेबल है, कौन सा सेक्शन एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल है, कौन सा सेक्शन सभी पर एप्लीकेबल है। जैसे सेक्शन 5 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सूट्स, ओके, तो you will have to remember, you will have to keep it in mind. Therefore, please highlight these three words: any suit, appeal or application. Section 12(1) is applicable on everything: suit, appeal or application. Got it? Highlighted? पढ़ूँ आगे? See, in computing the period of limitation for this, the day from which such period is to be reckoned shall be excluded. Here in section 12 we are going to study how should we compute the period of limitation. सेक्शन 12 में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि जो लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है शेड्यूल में, दिस साइड सी, दिस इज योर शेड्यूल। लिमिटेशन एक्ट का शेड्यूल है ये। देयर आर 3 कॉलम्स, वी हैव रेड इट। 3 कॉलम्स आर देयर इन शेड्यूल। फर्स्ट कॉलम में डिस्क्रिप्शन ऑफ द सूट और अपील हो सकता है। सेकंड कॉलम शोज व्हाट, पीरियड ऑफ लिमिटेशन। एंड थर्ड कॉलम इज टाइम फ्रॉम विच पीरियड बिगिंस टू रन, कि किस समय के बिंदु से वो जो लिमिटेशन पीरियड है वो स्टार्ट होता है। तो ये तो यहाँ टेबल में दे दिया गया, शेड्यूल में दे दिया गया। अब देर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स, तो उनकी कंप्यूटेशन कैसे कैसे होगी, ये जो कि किसी दिन पर मतलब कहाँ कहाँ पर एक्सटेंशन मिलेगा, कौन कौन सा पीरियड ऐसा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव फाइल्ड ए सूट एंड दैट हैज़ बीन डिक्रीड इन योर फेवर। आपने एक सूट दायर किया और आपके फेवर में निर्णय आ चुका है उसका। देन अपोजिट पार्टी वांट्स टू अपील अगेंस्ट दैट सूट एंड दैट पार्टी वांट्स व्हाट, फॉर दैट पर्पज द अपोजिट पार्टी नीड्स certified copies of the judgment and decree, because without reading the judgment and decree they cannot prepare their appeal. How can they prepare their appeal? They will have to make out their grounds. अगर अपील करनी है तो उनको वो ग्राउंड्स ढूंढनी पड़ेंगी। वो ग्राउंड्स कब मिलेंगी? जब वो जजमेंट की कॉपी लेंगे, जजमेंट में पढ़ेंगे जज साहब ने किन किन पॉइंट्स पे अपना फैसला दिया है, गलत है या सही है। अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द जजमेंट दे विल प्रिपेयर द अपील फॉर दैट पर्पज, है कि नहीं है। सो
इफ द कोर्ट टेक सपोज 1 month इन गिविंग दैट कॉपी, अगर 1 महीना कोर्ट नहीं लगा दिया कॉपी देने में एंड उधर पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी रन आउट होता रहे, तो हु इज इन द लॉस? द पर्सन हु वांट्स टू फाइल एन अपील. Then he will say you should give me benefit because it is I am late because of you. You took the time of 30 days in giving me this copy of judgment. तो what should be done for that period? तो ये जो टाइम पीरियड है कॉपी लेने में लगा, तो देयर में भी सो मैनी इफ्स एंड बट्स लाइक दिस. सो विच पीरियड्स आर एक्सक्लूडेड? कौन कौन से पीरियड को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे? सपोज कीजिए कि एक you see this, suppose this, if a pronote is executed on 5th June 1945, if a pronote is executed on 5th June 1945, now in this case period of limitation is 3 years. In this case in case of pronote period of limitation is 3 years. 3 साल का है. अब ना क्वेश्चन यहां पर ये उठता है कि 3 साल का पीरियड में कौन कौन सा पीरियड एक्सक्लूड किया जाए. अभी एक्सक्लूजन, सी इसकी जो हेडिंग है, डोंट फॉरगेट द हेडिंग ऑफ द सेक्शन 12. दिस इज व्हाट एक्सक्लूजन ऑफ टाइम. एक्सक्लूजन ऑफ टाइम. तो कौन कौन से पीरियड को आप लोगों ने एक्सक्लूड करना है वो याद रखना है. बस इट्स वेरी सिंपल. आपको ये देखना है कि किस समय पर कौन सा पीरियड एक्सक्लूड होना है फ्रॉम द लिमिटेशन पीरियड. जैसे 3 साल का पीरियड है लिमिटेशन का पीरियड प्रोनोट का, या अपील के लिए मान लीजिए 30 डेज का टाइम मिलता है. सपोज कीजिए अपील के लिए कितना टाइम मिला? 30 डेज का. 10 डेज लग गए आपको कॉपी की उसकी जजमेंट सर्टिफाइड कॉपी लेने में, तो जो 30 डेज में 10 डेज आप और ऐड कर देंगे. पीरियड एक्सक्लूडेड का मतलब ये है कि आप उसमें 10 दिन और ऐड कर देंगे. मीनिंग ऑफ एक्सक्लूजन मीन्स द यू विल ऐड दैट टाइम टू द लिमिटेशन पीरियड, सो दैट इन केस टू 10 पीरियड है. सपोज कीजिए कि जजमेंट केम ऑन, चलिए मैं इसे समझाता हूँ, इसी को समझ लीजिए पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल 12(1) में देखिए आप लोग क्या, व्हाट इज दिस? इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन, ये समझ चुके हैं आप लोग. द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रिकॉर्ड शैल बी एक्सक्लूडेड. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, 5th June 1945, on this date pronote was executed. Now period of limitation is 3 years. 3 years it is this. See this. Pronote is executed on 5th June 1945. Got it? If you add 3 years, it becomes 4th June 1948. 4 June 1948 को 3 साल एक्सपायर कर जाएंगे. सही है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12(1), 12(1) ये कह रहे हैं कि जिस डेट से वो पीरियड की शुरुआत होगी, यानी कि फर्स्ट डेट, यानी कि 5th June, इट शैल बी एक्सक्लूडेड. इफ यू एक्सक्लूड दिस डेट, देन 3 years विल एक्सपायर ऑन 5th June. बात समझ नहीं है आपको? नहीं है तो जो फर्स्ट डेट कहाँ चले गए पता? ये वाला. इस शेड्यूल में एज पर जो 3rd कॉलम है, इसमें ये जो लिखा है टाइम फ्रॉम विच पीरियड बिगिंस, पीरियड बिगिंस 5th June, है नहीं? सो इन केस ऑफ प्रोनोट, in this case of pronote, time begins from 5th June 1945. Therefore, according to section 12(1), this day 5th June 1945 shall be excluded, and after exclusion you should count 3 years, and those 3 years will end on now 5th June 1948. हाँ या ना? अब बात समझिए. देखिए हमें ये देखना है कि जो सेक्शन क्लॉज 1 है,
क्लॉज 1 ये कहती है कि किसी भी सूट को फाइल करना हो, अपील फाइल करनी हो या एप्लीकेशन फाइल करनी हो, जो एज पर शेड्यूल, एज पर जो फर्स्ट शेड्यूल होगा, एज पर शेड्यूल द वेरी फर्स्ट डे फ्रॉम विच पीरियड बिगिंस टू रन, जो पहला दिन होगा, प्रथम दिन होगा, जिस दिन से टाइम पीरियड आप कैलकुलेट करेंगे, आप उसको एक्सक्लूड कर देंगे, आप उसे टाइम पीरियड से काउंट नहीं करेंगे, काउंटिंग अगले दिन से शुरू करेंगे आप। समझे बात आप? ये अगर हम लिमिटेशन पीरियड क्या, शेड्यूल क्या कह रहा है, व्हाट इज द शेड्यूल? शेड्यूल सेज, सपोज कीजिए दिस इज 5th जून, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल द डेट शुड बी 5th जून, फर्स्ट डेट। नाउ section 12(1) says the day from which such period is to be reckoned shall be excluded. It means this 5th June shall be excluded. So you will start your counting from 6th June now. 3 years from 6th June, that will end 5th June 1948. This is, अगर आपने ये वाली डेट एक्सक्लूड कर दी तो 3 साल आपके 4th जून 1948 को नहीं खत्म होंगे, वो 3 साल आपके फिर 5th जून 1948 को खत्म होंगे। समझ में आई बात आपको? जो फर्स्ट डेट विल बी एक्सक्लूडेड, बस सिंपल सी बात है। तो आपको जो मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए याद रखना है, एक फॉर्मूले के रूप में याद कर लीजिए उसको। बस दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। It has come in your MP Judicial Services exam 2012. In computing the period of limitation for any suit, appeal or application, and again I am saying, when you solve prelims question, objective question in your exam, जब कभी भी आप प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लिमिटेशन एक्ट से, then please concentrate over the words used here. इन शब्दों को देखिए कौन से शब्द यूज किए गए हैं, सूट, अपील और एप्लीकेशन, तीनों। तो try to connect with the concerned section thereafter. So in computing the period of limitation for any suit, appeal or application, the day from which such period is to be reckoned shall be excluded. So this is the direct language of section 12(1). कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन आंसर इसमें है कि नहीं है? तो कर लेंगे यार। तो दिस इज 12(1). So come to next. This is, please note down a case law. This is Messrs Saket Limited India Limited versus Messrs India Securities Limited. It was held in this case that ordinarily in computing the time, the rule observed is to exclude the first day and include the last day. Exclude the first day, in our example 5th June, and include the last day. ठीक है? So now come to, आपके नोट्स में ये सब दे रखा है, टिक कर लीजिए इसमें केवल। Now come to section 12(2), very important for you. Now again please highlight the concerned words. In computing the period of limitation for an appeal or an application for leave to appeal, for revision or for review of the judgment. Now please see this, section 12(2) is applicable. मुझे दिख नहीं रहा, कहीं सूट लिखा है क्या इसमें? Whether suit is written here, I can't see it. Can you see it? सूट लिखा है क्या यहाँ पर? कहीं वाद लिखा है? नहीं ना? It means section 12(2) is not applicable for suit. समझे बात आपने? Are you getting this point? So be careful on the words and therefore please highlight this. In computing the period of limitation for appeal, 1, or an application for what? Application for what? Appeal, revision or leave to, see, I color this in a different word. This is either this is the appeal or this is an application for leave to appeal, revision or for review of judgment. Appeal, review, revision
and application to leave to appeal. Sometimes you have to seek the permission first for filing appeal. Somewhere there is a provision you can directly file the appeal without any leave. कोई permission लेने की जरूरत नहीं है आपको. But sometime when you file appeal to the Supreme Court, then you have to seek the appeal first. Getting this point? तो this is an application for leave. तो पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिलेगा कि सेक्शन 12(2) applicable on suits or not, and mind it. Now if I ask you whether 12(2), carefully listen my question, whether section 12(2) is applicable on application for execution or not? Not. This is not for application of execution. This is for application for leave to appeal, review, revision. So 12(2) लिख लीजिए, you can write down it. Section 12(2) does not apply upon the execution application. समझे आप? एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन पर अप्लाई नहीं होगा. सो बढ़ते हैं आगे को. दिस इज द डे ऑन विच जजमेंट कंप्लेंट ऑफ वॉज प्रोनाउंस्ड एंड द टाइम रिक्वेस्टेड फॉर ऑब्टेनिंग ए कॉपी of the decree, sentence or order appealed from or sought to be revised or reviewed shall be excluded. Now please remember it, write a like a table. जैसे डॉक्टर रमेश अभी आपको 10 का टेबल सुनाएंगे तत्काल, उसमें आपको ऐसे रटा होना चाहिए. डॉक्टर रमेश स्टार्ट सेक्शन 10 का टेबल. देखा क्या फ्लो है, रिदम है, गाने की तरह सुनाते हैं ये. इसी तरीके से आपको सेक्शन 12(2) कौन विच पीरियड्स कैन बी एक्सक्लूडेड ये रटे होने चाहिए. पहला कौन सा है? द डे ऑन विच जजमेंट कंप्लेंट ऑफ वॉज प्रोनाउंस्ड. जिस जजमेंट के विरुद्ध आप अपील में जा रहे हैं, जिस जजमेंट के विरुद्ध आप रिव्यू में जा रहे हैं या रिवीजन में जा रहे हैं, जिस डेट को जजमेंट प्रोनाउंस किया गया था. सपोज जजमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड ऑन 10th of June. Then you will exclude that date 10th of June from the limitation period. समझ में बात? तो the day on which judgment complaint was pronounced, it shall be excluded. ये बात समझ में आ गई? Raise hand please. जिस डेट को जज साहब ने जजमेंट सुनाया उस डेट को आप एक्सक्लूड कर दीजिए. सिंपल सी बात. एंड सी दिस इज एंड, दिस इज नॉट और, दिस इज एंड. And the time requisite, please highlight this word, time requisite, and this is very important for your mains. In mains exam they will seek explanation of this phrase, time requisite. So please highlight this word, time requisite, for obtaining a copy of the decree, sentence or order appeal. Now आप अगर if you are going to appeal, आप अपील में जा रहे हैं, रिव्यू में जा रहे हैं, रिवीजन में जा रहे हैं, किसकी अपील करेंगे? किसका रिव्यू करवाएंगे? किसके रिवीजन में जाएंगे? व्हाट यू वांट टू अपील अगेंस्ट? यू वांट टू अपील अगेंस्ट द जजमेंट, है कि नहीं है? यू वांट टू अपील अगेंस्ट द डिक्री, यू वांट टू अपील अगेंस्ट द सेंटेंस, यू वांट टू अपील अगेंस्ट द ऑर्डर. देन फॉर दैट पर्पज यू नीड ए कॉपी. फॉर दैट पर्पज यू विल हैव टू अप्लाई फॉर द कॉपी. And then they are not ready, they are not waiting for you. Court officials are not ready. Oh, sir is coming to take the copy, sir please take it. This will not happen. They may take time. Court officials may take time in providing you the copy of the decree, sentence or order. Then suppose they take you 10 days. You apply today and then they take 10 days in providing you copy of the decree, sentence or order. Then that period of 10 days shall also be excluded. So two periods shall be excluded. Number one, date of the pronouncement judgment and the time requisite for obtaining a copy of the decree, sentence or order. आप इसको ऐसे देख सकते हैं. Please see this slide. This is what?
फॉर एन अपील सेक्शन 12(2). दीज आर द कीवर्ड्स, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दीज आर द, यहाँ यू विल सी द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट ओनली, यहीं से क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा देखो, कौन कौन से, फॉर एन अपील और एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील, रिव्यू, रिवीजन रिव्यू, कौन कौन से पीरियड, डेट ऑफ जजमेंट शैल बी एक्सक्लूडेड। सेकंड, टाइम रिक्वेस्टेड फॉर ऑब्टेनिंग ए कॉपी, these two time periods shall be excluded. It is a one day, day of judgment, एक ही दिन होगा, and it may be variable, it sometimes it may take 3 days, sometimes it may take 4 days, 5 days, 10 days, whatever, जितना भी पीरियड होगा that shall be excluded. तो this is 12(2). अगर ये समझ में आ गया तो प्लीज रेज हैंड, बढ़े आगे। Now please see the questions from section 12(2) and लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। सेक्शन 12(2) से ही बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कुछ करने का मन ना करे तो 12(2) तो याद कर ही जाना कम से कम। एटलीस्ट डू 12(2) if you don't want to do anything else. This is the importance of section 12(2). You must do section 12 subsection 2. That is the importance. See the questions. In computing the period of limitation for an appeal, किसके लिए, अपील के लिए। In computing the period of limitation for appeal, the day on which judgment was pronounced and the time requisite for obtaining a copy of decree shall be excluded. हो गया। हिमाचल प्रदेश जुडिशल सर्विसेज, एनी डाउट। सो सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बार केवल हम लोगों ने समझना है। एनीवेज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स, प्लीज सी दिस। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of the limitation act prescribes that, which section, and this is the complete language of this, in computing the period of limitation for any suit, appeal or application for leave to appeal, the day on which judgment complaint of was pronounced and the time requisite obtaining copy। exact language आ गई नहीं आ गई 12(2) की, and the options are only section 12, 13 is this DJS 2015. So from where you can get the confidence कि आप जिस पैटर्न पर पढ़ रहे हैं उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि आप इन लोगों को टिप्स पे याद कर लें, जैसे कि लाइक टेबल 10, आपको सिर्फ याद करना है उस तरीके से, बस कर लेंगे। नेक्स्ट, in computing the period of limitation for an appeal, review, revision, the time requested for obtaining a copy, this is again section 12(2). Says you are watching the questions on the same lines again and again in different judicial service exams. Examiner sir has no other scope, he is bound to ask questions from these sections. The only thing we don't know or we don't remember it, बस याद नहीं करते हम लोग। See, again 12(2) Punjab. So these are the questions. Now come to section 12(3). What it says, where a decree or order is appealed from or sought to be revised or reviewed, or where an application is made for leave to appeal for a decree or order, the time requisite। तो सी प्लीज सी दिस स्लाइड देखो आप इसको 12(3) के लिए। अगेन सेम, वेयर व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज एक्सक्लूडेड अंडर सेक्शन 12(3) इज एवरीथिंग इज सेम, द ओनली द डिफरेंस इज व्हाट हियर टाइम रिक्वेस्टेड फॉर द ऑब्टेनिंग ए कॉपी ऑफ जजमेंट इज एक्सक्लूडेड। हियर द टर्म यूज इज जजमेंट। इन दैट केस इन 12(2) इट वाज, in case of 12(2) it was the, this is copy of, in case of 12(2) it was decree, sentence or order, and in this case they have said that the time in case of 12(2) it was decree, sentence or order, and in 12(3) it is copy of judgment. So see, as soon as a judgment is pronounced, right to appeal accrues to the concerned party. इन सिविल केसेस क्या होता है, पहले जजमेंट पास हो गया,
समझ रहे हैं बात? ये जजमेंट का जो ऑपरेटिव पार्ट है दैट इज कॉल्ड डिक्री. आफ्टर दैट डिक्री इज ड्राफ्टेड. फॉर एग्जाम्पल जजमेंट में क्या क्या आएगा? जजमेंट में जज विल मेंशन व्हाट वाज द प्लेंट, व्हाट वाज द रिटन स्टेटमेंट, व्हाट वर द इश्यूज, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ जजमेंट, व्हाई ही इज प्रोनाउंसिंग सच जजमेंट. एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ द जजमेंट. And then last part, operative part, that the suit is decreed in favor of the plaintiff landlord. सूट जो है वो लैंडलॉर्ड के फेवर में डिक्री किया जाता है. एंड टीनेंट इज ऑर्डर्ड टू पे एरियर्स ऑफ रेंट एट प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. दिस इज द जजमेंट. एंड उसमें ऑर्डर क्या हो गया कि जो टीनेंट है, टीनेंट विल हैव टू गिव द एरियर्स ऑफ रेंट. एक बात, टीनेंट विल हैव टू गिव द इंटरेस्ट एज वेल. रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी 8%. इट विल कम इन जजमेंट. एंड नाउ डिक्री में क्या होगा? बिकॉज यहाँ हेयर देर आर नो कैलकुलेशंस एंड इवन इन दैट जजमेंट इन ऑपरेटिव पार्ट दे कैन से कि इट इज सब्जेक्ट टू कॉस्ट और नॉट. अब what is the actual amount of arrear and what is the actual amount of interest, judge will not calculate this. After calculation of everything and this is set of all the cost वगैरह, then a decree will be drawn within a limited period of time as per the High Court rules. And in that decree every details will be there. How much is the arrear, how much is the interest, how much is the cost of the suit which shall be paid. Are you getting this point? So judgment comes earlier and decree comes thereafter. So sometimes you can say no, give me the copy of judgment itself so that I can prepare, because grounds are in judgment. You will prepare your appeal on the basis of judgment itself. है कि नहीं है? So the time requisite for obtaining a copy of judgment shall be also be excluded. कर लेंगे यहाँ पे. So now which times is going to be excluded in case of appeal? In case of appeal, review, revision or application to leave to appeal, number 1 day of judgment, number 2 time requisite for obtaining a copy of decree order sentence, and number 3 is what? Time requisite for obtaining a copy of judgment as well. And first day as per this is first day. The day from which such period is to be reckoned shall be excluded. So everything will be calculated at one time. You cannot say you will apply only 12(1). You will apply all these sections 12(1), 12(2), 12(3), 12(4), and then you will compute the period. And what is the result of that it will be seen. Don't be in mistake कि you will apply only 12(1). You will apply 12(1), 12(2), 12(3) all together. सही है? कर लेंगे? चलिए. Now next come to the 12(4). This is in computing the period of limitation for an application to set aside an award. The term used is what? It is an award, है ना? The time requisite for obtaining a copy of award shall be excluded. So in this case, in case of award, in case of application to set an award, in case of application to set an award, which periods are to be excluded? केवल 2. एक तो ये हो गया obtaining a copy of the award shall be, एक हो गया 12(1) का, the first day from which the period is to be reckoned. तो इसमें केवल 2 हो गए. अपील में, रिव्यू रिवीजन में 4 हो गए. ठीक. फर्स्ट डे पीरियड टू बी रिकॉन्ड, सेकंड डे ऑफ जजमेंट, थर्ड पीरियड फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ डिक्री सेंटेंस ऑर्डर, और फोर्थ हो गया डे टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग द कॉपी ऑफ द जजमेंट. And in case of application to set aside an award, only 2 periods. First is obtaining a copy of the award shall be excluded, and second is the according to
12/1 फर्स्ट डे फ्रॉम विच द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज टू बी रिकॉर्ड। अगर ये बात समझ में आ गई तो प्लीज रेज हैंड। गुड। नाउ सी दी क्वेश्चंस। In computing the period of limitation for an application to set award, the time requisite for obtaining a copy of award shall be excluded under section 12(4). Now, this is the question of Punjab Judicial Services as well as of DJS. Now, please see what is the special in this case. They have asked the question from these subsections. If you remember only the one, section 12, you may not be able to solve it. 12(1), 12(2), 12(3), 12(4). Options are so close, and that is the specialty of the DGS. It may happen in Haryana as well. That is the specialty of DGS. समझ रहे हैं आप? ऑप्शंस कितने क्लोज हैं? 12, 1, 2, 3, 4। अगर आपने केवल इतना याद रखा कि 12 सेक्शन 12 तो फिर हो सकता है 1, 2, 3, 4 में आप फेल हो जाएं। यहाँ पे है कि नहीं है? तो कर लेंगे याद कि आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा 12(1) में क्या है, 12(2) में क्या है, 12(3) में क्या है, 12(4) में क्या है। व्हाट इज इन 12(1), व्हाट इज इन 12(2), व्हाट इज इन 12(3), व्हाट इज इन 12(4). यू विल हैव टू रिमेंबर लाइक दिस। कर लेंगे आप लोग? गुड। सो दिस इज 12(4) एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड। व्हाट इज टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग ए कॉपी ऑफ द अवार्ड। नाउ कम टू द explanation. See, to understand this section, this explanation, section 12, explanation to section 12, you please see this slide now. Suppose date of judgment is 5 June 2019 and the date of application of the copy of the judgment is what? 15 June. 15 जून को आपने कॉपी के लिए अप्लाई करा और डेट ऑफ जजमेंट क्या है? 5 जून। तो ये जो पीरियड हुआ 5 जून और 15 जून के बीच में, ये जो पीरियड है, दिस पीरियड इज ऑफ एनी टाइम टेकन बाय द कोर्ट टू प्रिपेयर द डिक्री और ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट। तो ये जो पीरियड है कि भले ही यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि कोर्ट ने डिक्री तैयारी कहाँ की थी, कोर्ट ने अपना टाइम लिया था। नो, जो कैलकुलेशन होगी, द कैलकुलेशन ऑफ द टाइम टू बी एक्सक्लूडेड विल बिगिन फ्रॉम द डेट ऑफ योर एप्लीकेशन। यू हैव नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द कोर्ट, whether court had prepared the decree or not. This is not, and this should not be the concern of the party. The calculation of the time to be excluded will begin from the date of the application for copy. Now you again read the Bare Act language. In computing the period under this section, कौन सा? The time requisite for obtaining a copy of decree or an order. कौन सा टाइम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि भाई कितने टाइम रिक्विजिट था किसके लिए? कॉपी फॉर ऑब्टेनिंग ए कॉपी ऑफ डिक्री और ऑर्डर। एनी टाइम टेकन बाय द कोर्ट टू प्रिपेयर द डिक्री, कब? बिफोर द एप्लीकेशन फॉर ए कॉपी shall not be excluded. It means benefit of it will not be given to you. Your benefit starts from the date of the application itself. You are permitted to exclude only the time which is requisite for obtaining the copy of this. What आपसे before your application what time has been taken by the court, it is none of your business. So I hope you will understand this. क्या कर रहे हैं? Computation of time requisite for obtaining a copy of decree or order. Then time taken by the court to prepare the decree shall not be excluded. सही है? हो जाएगा? So now see the questions. The following would not be excluded. So on an average what has been asked in your exam कि which period shall be excluded and which period shall not be excluded. This is the gist of section 12 कि कौन कौन सा टाइम पीरियड एक्सक्लूड करेंगे आप, कौन कौन सा टाइम पीरियड एक्सक्लूड आप नहीं करेंगे, और इसी से प्रीलिम्स से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसी बात से आपके मेंस के क्वेश्चन सॉल्व होंगे.
नाउ एक इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है टाइम रिक्वेस्टेड टू ऑब्टेन द कॉपी, वो समझना पड़ेगा आपको। इस सेकंड पार्ट मान लीजिए इसको आप उसका, द सेक्शन 12 कैन बी अंडरस्टूड इन टू पार्ट्स। वन इज वी हैव डन इट, calculation of period to be excluded. Now second part is what, this the word time requisite. What do you mean by the time requisite? This is very important for you and आपको समझना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ये फ्रेज यूज किया गया है टाइम रिक्विसिट, 12(2) में भी यूज किया गया है, 12(3) में भी यूज किया गया है। टाइम रिक्विसिट, what do you mean by the time requisite used in section 12(2) and 12(3)? So please see, these words have not been defined by the limitation act anywhere. So the question is, what is time requisite for obtaining copies in a, the question what is the time requisite for obtaining copies in a particular case is one of fact. Please try to understand this. Is one of fact का मतलब क्या है? Is one of fact का मतलब it will depend upon the, this is the question of fact, you can say like this also, this is a question of fact, it will depend upon the circumstances of each case कि कितना टाइम एक्चुअल में रिक्विजिट था उस पे। सी दिस, इसका मतलब ये है द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग कॉपीज is the time which an applicant takes to obtain the copies using all diligence possible on the part, on his part. ये प्लीज इस वर्ड को नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, using all diligence possible. If you are using all diligence possible and then whatever time has been taken, actual time will be excluded. But if you are negligent on your part, see, I give you one example. इसको पढ़ लेते हैं पहले, प्लीज रीड इट। एनी डिले कॉज्ड बाय द केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस ऑफ ए पार्टी अप्लाइंग फॉर ए कॉपी कैन नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन और अलाउड इन कंप्यूटिंग द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग द कॉपी। इफ यू आर केयरलेस, if you are negligent and then you are applying for copy, then because of that there is any delay, so that will not covered under the time requisite. How this is, suppose it, so to understand what I am saying to you, you please see the case of Jamul Abdeen. Okay, this case में क्या हुआ? The judgment was pronounced at an early hour on the last day preceding certain holidays. समझिए इसको, when judgment was pronounced at an early hour means in the morning hours. In the morning hours judgment was pronounced and it was on the last day preceding certain holidays. From that day certain holidays were to begin. Are you getting this point? Supposedly it was the case, just you can assume like this कि this is the case of winter vacations commencing from 25th of December. Now this is the 24th December morning. The judgment was pronounced on the morning of the 24th December. You know it कि from tomorrow courts will be closed and judgment is pronounced in the morning hour. You have ample time till evening to apply for the certified copies. समझ गए आप लोग फैक्चुअल क्वेश्चन क्या है? 24 तारीख की सुबह जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया गया, शाम तक का टाइम था आपके पास, अगर आप केयरलेस नहीं होते तो आप अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है 25 दिसंबर से फिर एक हफ्ते की छुट्टियां हो जाएंगी। समझ में आ गई बात? In this case, and an application for a copy was made on the day when the court reopened after the holidays. In this case of Jamul Abdeen, you applied for the copy after the holidays. सही है?
it was held that appellant was not entitled to the deduction of the holidays. So you cannot say कि holidays should also be excluded. अगर आपने had you applied before the holidays, then you would have got the benefit of those holidays also. You are not entitled for the deduction of those holidays. Be practical. Try to understand. Had you applied before the holidays, court officials would not be in a position to prepare. They would take the same time. Suppose when you applied after the holidays are over, and then officials took 10 days time. You are getting the copy of judgment on 10th of January. सही है, तो you will get the benefit only of 10 days. But had you applied before the holidays, again in that situation also the court official would have taken the same time up to the 10th of January. In that case you would have got the benefit of 17 days. So you cannot take the benefit of holidays if you are not careful enough. अगर ये बात समझ में आ गई तो प्लीज रेज हैंड. थैंक यू. See, it is clear from the judgment that where there is a time for applying for a copy, I repeat, where there is time for applying for a copy on the day when the judgment was delivered, it is not open to the appellant to contend that time during which the court was closed thereafter should be excluded. This is the law. Syed Kamaruddin Ahmed versus the Special Deputy Collector Land Acquisition Hyderabad, and I have given the notes of it to you. When there has been no mistake, inaction or want of bona fides on the part of the applicant or his counsel, and there is delay in giving copies due to the negligence or rules of copying department, the period spent by an applicant in obtaining the certified copy should be regarded as time requisite. Govind Ram versus Har Naam Pass, I explain it again कि when you are not in any mistake, no inaction, no want of bona fide on the part of the party or his counsel, then whatever time is being taken by the court officials in giving the copies, that is not your problem. That all time will be excluded and it will be considered as time requisite. The only question is, only requirement is, there should be no mistake on your behalf, there must be no inaction on your behalf, there must be no want of bona fides on your behalf. So this is time requisite. The words time requisite for obtaining a copy are not inapplicable in those cases where the appellant is not required to obtain a copy at his own expense by applying for it, but is entitled by statute to get a copy from the authority or authorities concerned within a certain time. I have read this slide, it is in notes, समझ लीजिए. Sometimes it happens you have to apply for the copies, ठीक है. Sometimes it is your duty to obtain the copies and you have to pay for it also. But sometimes as a part of duty, it is the duty of the authority as well to provide you the copy, where the appellant is not required to obtain a copy at his own expense by applying for it. जब मुझे तो अप्लाई ही नहीं करना था, तो from when you will count the time requisite, तब कैसे काउंट करोगे आप समझ रहे. ऐसे जैसे कि कन्विक्शन हुआ, कन्विक्शन के केस में इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू सप्लाई द कॉपी ऑफ द जजमेंट टू द एक्यूज्ड. यहां पर कोर्ट की ही ड्यूटी है. अब कोर्ट की ड्यूटी है तो मुझे तो अप्लाई करना नहीं था, अब मत करो आप. अभी तक जो 12(1)(2)(3) है वो कहाँ पर है, वो उसमें क्या आ रहा है कि भाई जब मैं अप्लाई करूंगा और जब आप मुझे दे देंगे उसके बीच के टाइम का पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा. द पीरियड व्हेन आई अप्लाइड एंड व्हेन आई गॉट, in between period shall be excluded. But what if
if I need not to apply and it is your duty to give me, in that case also that the time, in the case of that type also, the time taken by the authorities concerned to supply the copy would legitimately be time required for obtaining the copy. In that case also, whatever time has been taken by the court, that shall also be excluded. Hope you got it. This is in your notes as well. So this is enough for you, I think. This is to be careful in the explanation of the term time requisite. Read your notes, learn your Bayer Act and qualify the exam. Finished. Thank you. So your query is regarding the section 12 explanation. इसको समझना दोबारा आप लोगों से, है ना? तो ढंग से समझ लेते हैं एक बार इसको, क्या है. This is what? In computing under this section, the time requisite for obtaining a copy of a decree or an order. So as per section 12.2 and 12.3, 12.2 में and 12.3 में, you have to exclude the time requisite for obtaining a copy or decree or order. So this is with them. It means what? You should read this explanation, section 12, explanation to section 12 along with the 12.2 and 12.3. Got it? पहली बात समझ में आ गई आपको? सेक्शन 12.2 और 12.3 के साथ आपको इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ना चाहिए. वो कहाँ पर अप्लाई होता है? इन द कंप्यूटेशन ऑफ टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग ए कॉपी ऑफ डिक्री और ऑर्डर. एक बात हो गई, ठीक. नाउ क्या कहता है आगे? एनी टाइम टेकन बाय द कोर्ट टू प्रिपेयर द डिक्री और ऑर्डर. इसको समझिए. एनी टाइम टेकन बाय द कोर्ट टू प्रिपेयर द डिक्री और ऑर्डर. कब? बिफोर एन एप्लीकेशन फॉर ए कॉपी देयर ऑफ इज मेड. इसको समझिए. व्हाट टाइम इज दिस? दिस इज एनी टाइम टेकन बाय द कोर्ट टू प्रिपेयर ए डिक्री और ऑर्डर. पहले लेक्चर में भी समझाया था, आकर समझ लीजिए. एक्चुअली व्हाट हैपन्स, पहले इस बात को इसको समझिए. सपोजली देयर इज ए सूट डिक्रीड इन योर फेवर एंड द सूट वाज फॉर द possession of the property, immovable property and the mean profit along with the interest. You prayed for 3 reliefs. 3 रिलीफ आपने कोर्ट से मांगे थे. एक रिलीफ ये था कि आपको आपकी प्रॉपर्टी का पोजेशन मिलना चाहिए. द सेकेंड रिलीफ वॉज दैट एरियर्स ऑफ द मीन प्रॉफिट शुड बी गिवन टू यू. And third profit was that you demanded the interest their own. So you demanded basically 3 prayers, 3 reliefs from the court, and these 3 reliefs were decreed in your favor. So the first step by the court will be in that direction will be the passing of the judgment in your favor. Got it? The court will pass a judgment in your favor. In that judgment, what the court will discuss? The court will discuss about the contents of your plaint. What will be in the judgment? The judge will discuss all the averments of the plaint. What were the contentions of the plaintiff? It will be discussed by the judge in the judgment. What was the stand of the defendant? That will be discussed. What kind of evidences were produced from both sides? That will be discussed. What were the issues? Those issues will be discussed, and then he will come to the final that operative part. Then he will discuss also the grounds why he is reaching to that decision, and then there will be operative part which becomes the decree. That in with that now it is decreed, the suit is decreed in favor of the plaintiff, and the defendant is directed to hand over the possession of the suit property to the plaintiff within such dates.
he is directed to give mean profit to be calculated at this rate for such period and the interest at this percentage from this period to this period, and cost of the suit shall be borne by the defendant. Now judge will not here calculate the total amount of interest due. Judge will not calculate the exact amount of the main profit. Judge will not calculate the cost of the suit. This is the operative part. Now after passing of the judgment, this is the date of pronouncement of the judgment. Now the decree will be prepared. The preparation of the decree starts after the passing of the judgment in terms of the judgment, operative part of judgment. Now as per the direction given in that judgment, total amount of interest is calculated, that will be mentioned in the decree. Total cost of the suit will be mentioned in the decree. Everything in detail will be there, so that may be executed after that. Are you getting this point? So this is the time taken by the court to prepare the decree or order. If this is not decree, it may be an order. I hope this is clear. If it is clear, please raise hand. Fine. Now this is the time. Now the court has pronounced the judgment and decree is being prepared by the court. See, if the date of judgment is 5th June, after that staff of court in the supervision of the judge has started making the decree or order, and date of application for copy is 15th June. Now this is there is a gap of 10 days. Now you apply here on 15th June and supposedly you get the copy on 25 June. So you cannot say that even if I had applied here, because decree was being prepared, judge could not have given, so I should be given the benefit of this time also. No, this time shall not be excluded. Even if the judge, even if the court was preparing the decree or order, you cannot claim the exclusion of that time also. हाँ या ना, समझ में आई बात ये? भले ही जज साहब या उनका कोर्ट का स्टाफ इस पीरियड में 5 जून से लेकर के 15 जून में वो डिक्री ही बना रहे थे, और इससे पहले अगर आपने सर्टिफाइड को भी अप्लाई की होती तब भी आपको नहीं मिल पाती, क्योंकि डिक्री रेडी नहीं थी। अगर आपने यहाँ पे ही अप्लाई कर दिया होता तब भी आपको 25 जून तक ही मिलती, लेकिन आपने अगर पहले अप्लाई करते तभी आपको इन डेज का भी बेनिफिट मिलता। आपने अप्लाई यहाँ किया तो आप अब ये नहीं कह सकते कि जी क्योंकि डिग्री तैयार ही नहीं थी, इट वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द कोर्ट, देयरफॉर आई शुड बी गिवन द बेनिफिट ऑफ दिस पीरियड ऑल्सो, दिस शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड एज पर द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 12। बोलो हाँ ना, समझ में आई बात? एनीवन, किसी को रह गया क्वेश्चन? तो एनी क्वेरी फ्रॉम सेक्शन 12? इट्स ओवर नो। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। अब तो दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। अभी मैं आपको एक टिप दूंगा एमसीक्यू के बारे में। देखिए एमसीक्यू को जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स लगातार सॉल्व करते रहते हैं, बस एक के बाद वन आफ्टर द अदर। वो कभी आपको बहुत फ़ायदा नहीं करेगी। आप एक टॉपिक को लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने एक बुक कंप्लीट कर ली, सपोज कीजिए आपने फॉर एग्जांपल बीएनएस कंप्लीट कर लिया, तो अब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जुडिशरी के कंप्लीट उसको सॉल्व कीजिए बीएनएस के, और फिर आप नोट डाउन कीजिए कि साहब इसमें 20 क्वेश्चंस आए थे, मैंने 16 क्वेश्चन किए हैं केवल, और 4 क्वेश्चंस या तो मुझसे गलत सॉल्व हो गए या उनमें मुझे डाउट रहा। तो वो 4 क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन हैं वो गलत क्यों हुए, डाउट क्यों रहा, उनकी आप लिस्ट बनाइए कि कौन से हमारे वीकर एरियाज हैं, और उन्हीं वीकर एरियाज पर दोबारा काम कीजिए। अभी जब तक ये वीकर एरियाज आपके बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड ना हो जाएं, तब तक आप दोबारा एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश ना करें, भले ही उसको आपको 1 हफ्ता लग जाए। जब आपको लगे कि ना हाँ अब मेरा बीएनएस कंप्लीट हो गया, अब कोई वीकर एरिया नहीं रहेगा, अब फिर किसी ईयर के पेपर को सॉल्व कीजिए बीएनएस के, और इसी तरीके से आप रिपीट करते रहिए वन आफ्टर द अदर। तो धीरे धीरे आपके जो वीकर एरियाज हैं वो कम से कम होते चले जाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती चली जाएगी।
तो अगर आपको ट्रिक समझ में आई हो, पसंद आई हो और आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसमें आप ही का भला है। और हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट को देखते रहिए, हम लगातार उनको अपडेट कर रहे हैं, लगातार डिफरेंट बुक्स की प्लेलिस्ट बनती जा रही है उसमें, वो तो वो देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।